गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सुधाकर सिंह स्टडी विद सुधाकर चैनल में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। आज का जो सीरीज़ हमारा है, आज का जो टॉपिक है, आप कंटिन्यू देख रहे थे कि मानचित्र के द्वारा जो भूगोल की श्रृंखला चल रही थी, वो मानचित्र भूगोल में हमने आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका टॉपिक किया था और यूरोप का पार्ट 1 आपका हो गया था। तो आज का जो टॉपिक है वो यूरोप का पार्ट 2 है, यानी यूरोप का ही दूसरा श्रृंखला के रूप में हम आज चर्चा करेंगे यूरोप के कुछ महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में, कुछ पठार आदि के बारे में, और अगर बात किया जाए तो साथ के साथ अगर बात करें तो कुछ रिवर्स के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है। शुरुआत करने से एक चीज़ पहले मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर पीछे के वीडियोज़ आपने नहीं देखे हुए हैं तो प्लीज़ उन्हें देखिएगा, क्योंकि एक क्रमिक श्रृंखला में जब चीज़ें आगे बढ़ती हैं लगातार एक के बाद दूसरा वीडियोज़ आता है। अगर आप वो सारे वीडियोज़ देख रखते हैं तो आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। तो प्लीज़ आप सभी वीडियोस को देखिएगा। और ये जो वीडियोस हैं जो कंटिन्यू मेरे के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो यानी सिविल सर्विसेज हो, सिविल सर्विसेज में यूपीएससी हो या स्टेट सिविल सर्विसेज हो, इसके अलावा स्टेट लेवल पर लोक सेवा आयोग के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा करवाई जाने वाली हो, या स्टेट लेवल पर एसएससी के द्वारा हो या सेंट्रल लेवल पर एसएससी के द्वारा हो, सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने पिछली क्लास में खास करके अगर बात किया जाए तो यह देखा था कि अगर हम यहाँ पर देखें तो यूरोप के खास करके पॉलिटिकल बैकग्राउंड को हमने देख लिया था। पॉलिटिकल बैकग्राउंड से मतलब है कि हमने यूरोप के जो देश थे और जो समुद्री विस्तार था वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी। एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो यहाँ पर मैं नोट नहीं करूँगा क्योंकि पिछली क्लास में मैंने नोट कर रखा है, ठीक है। अगर आप पहली बार ये वीडियोस देख रहे हैं तो पिछला पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर नॉर्वेजियन सागर है, नॉर्वेजियन सागर के पास ये उत्तर सागर है, नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी के बाद यहाँ पर इंग्लिश चैनल का रीजन है, इंग्लिश चैनल के बाद बिस्के की खाड़ी है, फिर भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के बाद यहाँ पर आते हैं तो ट्रेनियन सागर है, ट्रेनियन सागर के बाद यहाँ पर आइए तो ये एड्रियाटिक सागर है, एड्रियाटिक सागर के बाद आयोनियन सागर, आयोनियन सागर के बाद यहाँ पर आएंगे तो ये एशियन सागर का रीजन है, फिर ये ब्लैक सी है, काला सागर, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ से लेकर के पूरा अगर चर्चा किया जाए, ये आप ऐसे कहो कि ये जो सारा क्षेत्र जा रहा है इसके बाद ये पूरा क्षेत्र ऐसे कर गया, ऐसे है, और फिर ये कंटिन्यू ऐसे जा कर के यहाँ पर ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी ये एशिया का रीजन है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जस्ट इसके बाद बात करें तो यहाँ पर हमने चीज़ें देखी थी, ये ब्लैक सी का रीज़न है, यहाँ पर अगर देखें तो अजूब सागर का रीज़न है। अब अगर यहाँ तक हम चीज़ों को रन करें, यहाँ पर हमने देखा था, इसके बाद फिर देशों की श्रृंखला शुरू होती है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है, रशिया, रशिया के बाद इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इसके बाद पोलैंड, ठीक है, जर्मनी, फिर नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, फ्रांस के बाद स्पेन, पुर्तगाल, यहाँ पे आओगे तो स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया का रीजन, ये इटली का रीजन, यहाँ पे ग्रीस आदि का क्षेत्र, ग्रीस के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यूक्रेन, रोमानिया आदि का क्षेत्र, ठीक है, ये फिर रसिया का क्षेत्र आ जाता है। यहाँ पर मैंने बताया था कि रसिया का अगर क्षेत्र लेते हैं तो रशिया का काफ़ी बड़ा क्षेत्र यहाँ पर आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये रसिया का रीजन है। लेकिन रसिया के क्षेत्र में यह भी ध्यान रखेंगे आप कि रूस जो है वह 2 महाद्वीपों में स्थित है, एक तो यूरोप में स्थित है, दूसरा अगर बात किया जाए तो एशिया में स्थित है। तो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में स्थित आपका देश कौन सा हो गया? रशिया हो गया, यानी रूस हो गया, ठीक है। अब आइए, ये ग्रेट ब्रिटेन का रीजन है, ये आयरलैंड का रीजन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो ये बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर के बाद बोथनिया की खाड़ी है, ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है, गल्फ ऑफ रीगा है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। यहाँ तक हमने चीज़ें पढ़ी थी, ये डेनमार्क का रीजन है। अब आगे बात करते हैं। अगर बात किया जाए तो ये जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है इसको कहते हैं स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप, स्कैंडिनेविया क्या है? स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप है, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है,
ठीक है। तो इस प्रायद्वीप को क्या नाम देते हैं? स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। अब स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप पे अगर बात किया जाए तो कौन कौन से देश हो गए? नॉर्वे और स्वीडन, ध्यान रखिएगा, नॉर्वे और स्वीडन। जस्ट इसके बाद अगर हम बात करें, आगे चलते हैं, तो यहाँ पर यह जो डेनमार्क का क्षेत्र है, नाम सुनिएगा, इसे कहते हैं जटलैंड प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? जटलैंड। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये कौन सा प्रायद्वीप है? जटलैंड। तो जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित देश कौन सा हो गया? डेनमार्क। कौन सा देश है जटलैंड प्रायद्वीप पर? डेनमार्क है। ध्यान रखना है कि जटलैंड प्रायद्वीप पर अगर चर्चा किया जाए तो आपका कौन सा देश हो गया? डेनमार्क देश हो गया। इसके बाद आइएगा, तो यह जो है ये ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्र है। कौन सा है? ग्रेट ब्रिटेन का। अब ग्रेट ब्रिटेन में भी अगर बात करिएगा तो ये आयरलैंड का रीजन हो गया, तो ये ग्रेट ब्रिटेन और ये आयरलैंड, तो नॉर्थ आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन को मिला करके ही यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, यूके कहते हैं। आगे चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन हाल फिलहाल ये जानिएगा कि ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्र है ये आयरलैंड का रीजन है, ध्यान रहेगा। तो ये ग्रेट ब्रिटेन हो गया, ये आयरलैंड हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये स्पेन और पुर्तगाल का क्षेत्र है, लेकिन प्रायद्वीप है, क्योंकि प्रायद्वीप या पेनिनसुला क्या होता है? जमीन का वह टुकड़ा या वह हिस्सा जो तीन तरफ पानी से घिरा होता है, यानी उसके 3 साइड्स पर वाटर बॉडी रीजन होना चाहिए, यानी सराउंडेड है तीन तरफ से पानी से अगर कोई स्थलखंड, तो उसे हम प्रायद्वीप या पेनिनसुला कहते हैं। तो ये भी पेनिनसुला है, लेकिन कौन सा पेनिनसुला है? आइबेरियन पेनिनसुला, आइबेरियाई प्रायद्वीप, याद रखिएगा, आइबेरियन पेनिनसुला, आइबेरियाई प्रायद्वीप, ठीक है। अगर बोर्ड में क्लियरिटी कम हो लेटर्स की तो थोड़ा सा बड़ा चित्र बना रखा है मैंने आपके समझने के लिए, तो आप मेरी आवाज़ सुनते रहिएगा, चीज़ें क्लियर होंगी। ये कौन सा प्रायद्वीप है? आइबेरियाई प्रायद्वीप है, आइबेरियन पेनिनसुला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, आइबेरियाई प्रायद्वीप हो गया। इसके बाद अगर बात किया जाए तो यह इटली का क्षेत्र हो गया। इटली के क्षेत्र के बाद अगर चलें तो ये खास करके प्रमुख प्रायद्वीप हो गए आपके, कौन कौन से? स्कैंडिनेविया, जटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, ये तो द्वीप हो गया, ठीक है। आयरलैंड द्वीप होगा पूरी तरीके से। प्रायद्वीप में अगर बात किया जाए तो आइबेरिया प्रायद्वीप, आइबेरियन पेनिनसुला, ये आपके प्रमुख प्रायद्वीप हुए, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इस ग्रीस आदि के रीजन के पास भी अगर बात किया जाए तो वाल्देस माउंटेन्स वगैरह का रीज़न है, ठीक है, लेकिन अब उस पर एक बार चर्चा करते हैं। अब आते हैं हम पर्वतीय क्षेत्रों पर। सबसे पहले अगर हम नॉर्वे और स्वीडन की बात करें, अब नॉर्वे स्वीडन अगर मैंने कहा तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए कि नॉर्वे और स्वीडन का रीज़न ये है। तो अगर आप नॉर्वे और स्वीडन के क्षेत्र में पहुँच जा रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो जोलेन माउंटेन्स है, जोलेन माउंटेन्स, के साइलेंट है, याद रखिएगा, जोलेन माउंटेन्स का क्षेत्र है। तो नॉर्वे स्वीडन के क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो कौन सा पर्वतीय क्षेत्र है? जोलेन पर्वत श्रृंखला है, जोलेन माउंटेन्स का क्षेत्र है, ध्यान रहेगा। इसके बाद आ जाइए जर्मनी। अगर हम जर्मनी में आते हैं तो जर्मनी में हमको दिखेगा ब्लैक फॉरेस्ट। क्या दिखेगा? ब्लैक फॉरेस्ट। ये जो ब्लैक फॉरेस्ट है अगर बात किया जाए तो ये हॉर्स्ट पर्वत का उदाहरण है। किसका? हॉर्स्ट पर्वत का। तो याद रखिएगा ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? एक पर्वत चोटी है, पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। इसे ब्लैक फॉरेस्ट क्यों नाम दिया गया? फॉरेस्ट माने जो जंगल होता है। तो निश्चित सी बात है, शब्द से ही क्लियर है कि यहाँ पर
घना जंगल है इस पर्वतीय क्षेत्र में, और वहाँ की लकड़ियाँ जो हैं वो ब्लैक कलर की हैं। वहाँ पर पाई जाने वाली जो लकड़ी है, पेड़ की लकड़ियाँ हैं, वो ब्लैक कलर की हैं, इसलिए ब्लैक फॉरेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, तो आपने दो पर्वत श्रृंखलाएं अभी तक देखी, जोलेन माउंटेन्स और ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट का संबंध जर्मनी से है। किससे है? जर्मनी से है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, चाहे तो कॉपी पे अलग लिख भी सकते हैं कि ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, लिखते चलिएगा बगल में। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में है। इसके बाद आ जाइए, अगर बात करें, ये फ्रांस है, ये स्पेन है। ठीक है, तो फ्रांस और स्पेन के बीच में एक पर्वत श्रृंखला है जो सीमा रेखा का निर्धारण करती है, पिरेनीज। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? पिरेनीज पर्वत श्रृंखला है। याद रखेंगे कि पिरेनीज पर्वत श्रृंखला कहाँ है? पिरेनीज। पिरेनीज पर्वत श्रृंखला की अगर बात किया जाए तो पिरेनीज पर्वत श्रृंखला कहाँ है? आपके फ्रांस और स्पेन दोनों की सीमा रेखा पर। तो फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? पिरेनीज पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इस पिरेनीज पर्वत श्रृंखला के बाद अगर बात करें तो आपके स्पेन में उत्तर की तरफ आइबेरिया प्रायद्वीप पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है कैंटाब्रियन। कौन सा माउंटेन्स है? कैंटाब्रियन पर्वत श्रृंखला। कैंटाब्रियन माउंटेन्स। तो याद रखना है कि कैंटाब्रियन पर्वत श्रृंखला कहाँ है? आपके स्पेन में है। क्लियर है? सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं, देखने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश है कि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से मिले और आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो, इसीलिए मैं बार बार थोड़ा सा जज भी कर लेता हूँ कि किसी भी प्रकार से आपको देखने में भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना हो। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करिएगा मेरे साथ कि अगर बात किया जाए तो सबसे पहले स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप, स्कैंडिनेविया के बाद जेटलैंड, फिर आइबेरियन प्रायद्वीप, ये तीन प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो गए। इसके बाद जोलेन पर्वत श्रृंखला, ठीक है, नॉर्वे स्वीडन के रीजन में। इसके बाद ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। इसके बाद आओगे पिरेनीज, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर। इसके बाद कैंटाब्रियन, अगर बात किया जाए तो पूरी तरीके से स्पेन के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है कैंटाब्रियन पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इसके बाद अगर हम खास करके अगर हम यूरोप के सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में आते हैं तो नाम लिया जाता है आल्प्स का। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? आल्प्स। ठीक है, तो अगर हम आल्प्स की बात करें, जिसे आल्पस बोलते हैं, तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया आदि के क्षेत्रों में फैला हुआ है। कहाँ? फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया आदि के क्षेत्रों में। कौन सी पर्वत श्रृंखला? आल्प्स पर्वत श्रृंखला। वलित पर्वत श्रृंखला है, नवीन पर्वत श्रृंखला है। तो ध्यान रखना है कि आल्प्स पर्वत श्रृंखला का संबंध यूरोप के लगभग दक्षिणी मध्य भाग से है। और अगर यहाँ पर बात किया जाए तो कौन कौन से देशों से है? प्रमुख रूप से फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया के क्षेत्र से। यहाँ तक कोई तकलीफ़ नहीं है। ठीक है, इसके बाद आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट ब्लांक, जो आपके यूरोप की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जा सकती है, माउंट ब्लांक। तो अगर पर्वत चोटी की बात किया जाए तो माउंट ब्लांक है। फिर से नाम से सुनिएगा कि आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक है। ठीक है, सी होगा लास्ट में, माउंट ब्लांक, ध्यान रखेंगे।
इसके बाद आइए इटली। मैंने आपके शुरुआत में पार्ट 1 में यह बताया था कि अगर इटली की बात किया जाए तो इटली भारत की तरह ही कृषि प्रधान देश है, हालांकि विकसित है, डेवलप्ड है। तो अगर इटली की बात किया जाए तो इटली में यूरोप का भारत भी कहा जाता है। इसे अपेनाइन पर्वत श्रृंखला है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अपेनाइन्स। ठीक है, अपेनाइन्स पर्वत श्रृंखला। तो अपेनाइन पर्वत श्रृंखला का संबंध किससे हो गया? इटली से हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, अपेनाइन पर्वत श्रृंखला। एक एक टॉपिक लेके चल रहा हूँ, इसीलिए पहले केवल आपको पर्वत बता रहा हूँ जिससे एकदम चीज़ें क्लियर हो सके, किसी भी प्रकार की किसी तरह की आपको कोई कठिनाई ना महसूस हो। आराम से चीज़ों को आपको दिमाग में बिठाना है। जब आप बेहतर तरीके से हर एक चीज़ को आप अपने दिमाग पर बिठाते हैं तो निश्चित रूप से इसका बेनिफिट आपको मिलता है। वो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो या वनडे लेवल का एग्ज़ाम हो, कहीं पर भी अगर आपसे लोकेशन बेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके प्रीलिम्स वगैरह में, या कुछ चीज़ें आपको लिखने के लिए भी आती हैं, तो आप बेहतर तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम सराउंडिंग क्षेत्र की बात किया जाए तो पूरी तरीके से जो इसका सराउंडिंग क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है, क्लियर हो जाती है। तो ध्यान से देखिएगा जिससे आपको चीज़ें बेहतर तरीके से मिल सके। तो अपेनाइन पर्वत श्रृंखला के संबंध की अगर बात किया जाए तो अपेनाइन पर्वत श्रृंखला कहाँ है? इटली में है, जो आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आ जाइए, तो इस सारे रीजन में इधर पोलैंड वगैरह का क्षेत्र हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ग्रीस के उत्तर का क्षेत्र वगैरह जो भी हो गया कई देशों का। यहाँ पर यूरोप में एक पर्वत श्रृंखला आपको मिलेगी, कैंटाब्रियन माउंटेन्स। ठीक है, कैंटाब्रियन माउंटेन्स, कैंटाब्रियन पर्वत श्रृंखला। तो कैंटाब्रियन पर्वत श्रृंखला का संबंध पहली बात तो आपको दिमाग में बिठा के रखना है, यूरोपीय क्षेत्र से है। अब यूरोपीय क्षेत्र में अगर देश कभी एग्जाम में पूछे तो याद रखिएगा कि पोलैंड हो गया, यूक्रेन हो गया, रोमानिया हो गया, ठीक है, स्लोवाकिया, हंगरी वगैरह का रीजन हो गया। तो ये सारे रीजन से किसका संबंध है? आपके कैंटाब्रियन का संबंध है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाइए ग्रीस के रीजन में। ग्रीस के रीजन के पास आएंगे तो बुल्गारिया आदि के क्षेत्र में, खास करके बुल्गारिया का और थोड़ा सा रोमानिया का जो क्षेत्र है, यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं तो इस रीजन की अगर बात करें तो यहाँ पर बाल्कन माउंटेन्स है, बाल्कन पर्वत श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ चीज़ें एकदम क्लियर हो रही होंगी। देखिए, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या यूपीएससी या पीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो मेरा आपसे ये ज़रूर अनुरोध है कि आप एटलस का सहारा ज़रूर लें। मेरी लोकेशंस को देखने के लिए आप एटलस का प्रयोग करें, और अगर आपके पास कोई एटलस है तो वहाँ पर हाईलाइटर से मार्क करते चलें, चीज़ों को देखें। लगातार 3-4 बार वीडियोज़ देखते रहें और एटलस से इसको जज कराते रहें, मैच कराते रहें, तो चीज़ें अपनी ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएंगी। बिकॉज एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विजुअलाइजेशन पावर। अगर आपके पास विजुअलाइजेशन पावर है, आपको विचार करने की क्षमता है, आप चीज़ों को विचार कर सकते हैं, दिमाग में बिठा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में काफ़ी आसानी से बेहतर तरीके से की जा सकती हैं। वनडे लेवल का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो केवल मेरी चीज़ों को ध्यान में रखते चलिए, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपसे पूछेगा बाल्कन माउंटेन्स की पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है, तो यूरोप महाद्वीप में है। कैंटाब्रियन का संबंध किस महाद्वीप से है, तो यूरोप से है। नियरेस्ट सागर कौन सा है, ठीक है, तो ब्लैक सागर है, यानी ब्लैक सी है, याद रखिएगा, काला सागर है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखना है, और इसे अगर आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आप बेहतर करेंगे, राइट। तो ये बाल्कन पर्वत श्रृंखला हो गई। बाल्कन के बाद आएंगे तो कैंटाब्रियन पर्वत श्रृंखला हो गई, क्लियर। इसके बाद अगर हम यूरोप और एशिया के बॉर्डर के पास आते हैं, यहाँ ब्लैक सी से पूरब की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, ये यूरोप और एशिया का बॉर्डर है, याद रखिएगा, काकेसस।
काकेशस, CAU, काकेशस। ठीक है, कौन सी पर्वत श्रृंखला है? काकेशस पर्वत श्रृंखला है, याद रखिएगा। तो यूरोप और एशिया की सीमा रेखा पर स्थित काला सागर से पूर्व स्थित पर्वत श्रृंखला कौन सी हो गई? काकेशस पर्वत श्रृंखला हो गई। और इस काकेशस पर्वत श्रृंखला की विशेषता, उत्तर की तरफ इसका यूरोप का क्षेत्र है और दक्षिण की तरफ एशिया का क्षेत्र है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो माउंट एल्ब्रूज, माउंट एल्ब्रूज जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो यूरोप की भी सबसे ऊंची चोटी है। हाईएस्ट पीक ऑफ द यूरोप। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इफ़ यू वॉच माई वीडियोज़, यदि आप मेरा वीडियोज़ देख रहे हैं तो माई वीडियोज़ इज़ जनरली आप कह सकते हैं कि इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी एग्ज़ाम। एंड आई सजेस्ट यू कि अगर आप इंग्लिश मीडियम तैयारी कर रहे हैं या हिंदी मीडियम तैयारी कर रहे हैं, मीडियम से कोई लेना देना नहीं है। सारी चीज़ें आपके मानचित्र, यानी अगर मैपिंग की बात किया जाए तो सारी चीज़ें मैक्सिमम मैं इंग्लिश में ही वर्ड लिखता हूँ और हिंदी में भी लिखता हूँ, दोनों लिखता हूँ। तो दोनों लोगों के लिए आपके लिए कंफर्ट है। मीडियम कोई भी हो, आप मेरी वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा और आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो याद रखना है, काकेशस पर्वत श्रृंखला की बात किया जाए तो यूरोप और एशिया के मध्य इसकी सबसे ऊँची चोटी माउंट एल्ब्रूज है, जो यूरोप की भी सबसे ऊँची चोटी है, जो आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर एल्ब्रूज की आपसे कभी ऊंचाई पूछे तो लगभग 5642 मीटर, लगभग 5650 यानी 5642 है। कहीं कम ज़्यादा मिल सकता है, 1 मीटर 2 मीटर, ठीक है, बुक पे याद रखिएगा, उसमें परेशान मत होइएगा। लमसम अगर बात करें तो 5650 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई मानी जाती है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो आपके रसिया के क्षेत्र में ही वाल्देई हिल्स है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? वाल्देई पर्वत श्रृंखला है। तो ये भी याद रखना है कि वाल्देई पर्वत श्रृंखला का संबंध किससे है? यूरोप से है। यूरोप में अगर बात किया जाए तो किससे है? रूस के क्षेत्रों से है। ठीक है, तो ये आपके महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो पर्वत श्रृंखलाएं रही, जो आप एक बार चित्र देखते रहिएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा किनारे हो जा रहा हूँ जिससे सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, कोई समस्या ना हो आपको। ठीक है, तो मेरी आवाज़ सुनते रहिएगा और चीज़ों को देखते रहिएगा जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जोलेन पर्वत श्रृंखला है। जोलेन पर्वत श्रृंखला का संबंध आप लोग विजुलाइज करिएगा, ठीक है, बिना मेरी आवाज़ सुनते हुए कि कहाँ पर है। तो ये नॉर्वे और स्वीडन में। इसके बाद आइएगा ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट की अगर बात किया जाए तो आपका जर्मनी में है। ठीक है, याद रखिएगा। और जर्मनी में ही हर्ज पर्वत श्रृंखला भी है, ये भी याद रखेंगे आप। हर्ज पर्वत श्रृंखला की अगर बात किया जाए तो हर्ज पर्वत श्रृंखला भी जर्मनी से ही संबंधित है। इसके बाद आल्प्स की बात करें तो आल्प्स जो है फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया आदि के क्षेत्रों में है। माउंट ब्लांक इसकी चोटी है। इसके बाद पिरेनीज़ की बात करें तो फ्रांस और स्पेन के मध्य में सीमा रेखा पर स्थित है। कैंटाब्रियन की बात किया जाए तो कैंटाब्रियन की अगर हम बात करते हैं तो आइबेरिया प्रायद्वीप पे स्पेन के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। एपेनाइन्स की बात करें तो इटली में है, इटली की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कैंटाब्रियन की सॉरी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 2 बार मैंने लिख दिया। यहाँ पर आप देखिए कि ये कैंटाब्रियन माउंटेन्स है। अगर स्पेन की बात किया जाए तो ये कैंटाब्रियन पर्वत श्रृंखला है। ये अगर बात करें तो ये कार्पेथियन माउंटेन्स है। कार्पेथियन पर्वत श्रृंखला,
ठीक है, इसे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, मिस हो गया दिमाग से, ठीक है। तो यहाँ पर कैंटाब्रियन है, वहाँ पर कार्पेथियन पर्वत श्रृंखला है, अब सही है। तो अगर बात करें तो स्पेन के उत्तरी क्षेत्र में कैंटाब्रियन माउंटेन्स, आगे बात करें तो इटली में, अगर हम यहाँ पर इटली की बात करते हैं तो यहाँ पर इटली पे ध्यान रखिएगा एपेनाइन पर्वत श्रृंखला है। जस्ट आगे चलेंगे तो बाल्कन पर्वत श्रृंखला है। बाल्कन के बाद अगर बात किया जाए तो यहीं पर कार्पेथियन पर्वत श्रृंखला का है, रीज़न है। कार्पेथियन पर्वत श्रृंखला के बाद अगर बात करते हैं तो काकेसस का क्षेत्र है, ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। काकेसस का क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो यूरोप और एशिया के मध्य, ये आप सभी को ध्यान रखना है कि यूरोप और एशिया के मध्य इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, और यहीं पर रशिया में अगर देखा जाए तो वाल्देई हिल्स पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। साथ के साथ अब यह यूरोप का हिस्सा है, इसके पूरब में आपका एशिया का हिस्सा है, इसीलिए सभी को मिलाकर के कई बार चर्चा में यूरेशिया नाम दिया जाता है। ये खंड कैसा है? यूरेशिया खंड है। अगर प्लेट की बात किया जाए तो यूरेशियाई प्लेट है, स्थल खंड है। तो इसके पूरब में यूरोप और एशिया के मध्य में अगर बात किया जाए तो एक पर्वत श्रृंखला है जो दोनों को बांटने का काम करती है, और उसे कहते हैं यूराल माउंटेन्स। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? यूराल पर्वत श्रृंखला है। तो अगर यूराल पर्वत श्रृंखला की बात किया जाए तो यूराल पर्वत श्रृंखला किसे किसे बांटने का काम कर रही है? सामान्य रूप में अगर बात करें तो आपका यूरोप और एशिया को बांटने का काम कर रही है, ठीक है। इसी के साथ अगर बात करते हैं तो जस्ट अगर हम इससे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ जाएं तो यहाँ पर अगर आते हैं, इस रीजन में आएंगे पूरब की तरफ, यानी काला सागर से आगे, काकेसस पर्वत श्रृंखला से आगे, तो यहीं पर कैस्पियन सागर का क्षेत्र है। क्या है? कैस्पियन सागर का क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ये आपके इम्पोर्टेंट प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो गए आपके किसके? यूरोप के। याद रखिएगा यहाँ पर ये क्रीमिया प्रायद्वीप है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसे मैंने कल बताया था इसलिए आज नहीं बताया, कि फिर भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर इसकी बात किया जाए तो ये क्या है? क्रीमिया प्रायद्वीप इम्पॉर्टेंट है, चर्चित है, तो इसलिए ध्यान रखना है। क्रीमिया पेनिनसुला पेट्रोलियम वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वर्तमान में रसिया का अधिकार है, अदरवाइज़ यूक्रेन का ही क्षेत्र है यह, लेकिन वर्तमान में रूस ने इस पर अधिकार कर रखा है। तो क्रीमिया प्रायद्वीप हो गया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि क्रीमिया प्रायद्वीप का संबंध किस सागर से है, तो ब्लैक सी से है, और इसके नियरेस्ट सबसे छोटा सा सागर अजोब सागर। अजोब सागर किस सागर से घिरा हुआ है? अगर बात करें तो ब्लैक सागर से, या किस क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो यूरोपीय क्षेत्र से पूरी तरीके से 3 तरफ से घिरा हुआ है। एक छोटा सा हिस्सा इसमें ज़रूर खुलता है, अदरवाइज ब्लॉक है पूरी तरीके से। ब्लॉक नहीं कहेंगे, एक क्षेत्र हिस्सा खुला तो है ही, लेकिन लगभग 3 तरफ से ब्लॉक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारा चीज़ा सारे मैप को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आयरलैंड है, आयरलैंड के बाद ही एक ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्र है, और आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन में के मध्य में एक सागर जिसे कहते हैं आयरिश सागर। कौन सा सागर है? आयरिश सागर। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर चर्चा की बात किया जाए तो ये आपका कौन सा सागर है? आयरिश सी, आयरिश सागर। तो आयरिश सागर का संबंध किससे है? आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन से है, क्योंकि दोनों के मध्य में, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के मध्य में कौन सा सागर है? आयरिश सागर है, ठीक है। इसके साथ 1-2 गल्फ हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ये भी याद रखिएगा। तो अगर सबसे पहले इसकी बात करें, ये जो गल्फ जैसा दिख रहा है गल्फ ऑफ लियोन्स है, गल्फ ऑफ लियोन्स सारे जान लीजिए, फिर मैं लिखता हूँ। गल्फ ऑफ लियोन्स है, गल्फ ऑफ लिगुरियन है, ये लिगुरियन है, इसे लिगुरियन सी भी कहा जाता है। तो लिगुरियन सागर का रीजन है ये छोटा सा लियोन्स की खाड़ी है, गल्फ ऑफ लियोन्स है, ठीक है। ये गल्फ ऑफ वैलेंसिया है, वैलेंसिया की खाड़ी है। ये 3 सागर हैं जो यूपीएससी, सिविल सर्विसेज आदि के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सभी एग्ज़ाम के लिए। तो ये क्या है? गल्फ ऑफ वैलेंसिया। ये क्या है? गल्फ ऑफ लियोन्स। ये क्या है? लिगुरियन सी, लिगुरियन सागर।
ध्यान रहेगा। तो ये लिगुरियन सागर का रीजन हो गया, ये गल्फ ऑफ लियोन्स हो गया, ये गल्फ ऑफ वैलेंसिया हो गया, वैलेंसिया का खाड़ी। अब ध्यान से देखिए तीनों चीज़ें हैं कहाँ, भूमध्य सागर में, मेडिटेरेनियन सी में। ये सबसे ज़्यादा दिमाग में बिठा के रखना है, तीनों का संबंध भूमध्य सागर है। जब भूमध्य सागर है तो निश्चित सी बात से कौन सा क्षेत्र हो जाएगा आपका, यूरोप का क्षेत्र हो जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, गल्फ ऑफ वैलेंसिया का संबंध इधर कौन सा देश है, स्पेन। गल्फ ऑफ लियोन्स का संबंध यहाँ पर कौन सा देश है, फ्रांस। लिगुरियन सी का अगर बात किया जाए तो लिगुरियन सी के पास कौन सा देश हो गया, इटली हो गया। ठीक है, ये भी सारी चीज़ें, यानी कुल मिलाकर के आप इंटरलिंक कर सकते हैं, एक दूसरे से चीज़ों को जोड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और जब जोड़ करके चीज़ों को देखेंगे तो और बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी और काफ़ी ज़्यादा होगी। इसके अलावा एक चीज़ और है यहाँ पर जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और कंटिन्यू पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वह जानिएगा। क्योंकि यहाँ पर कोई 3 द्वीप हैं छोटे छोटे, ठीक है, उन 3 द्वीपों को हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, उन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। कौन कौन से द्वीप हैं, कॉर्सिका द्वीप हो गया, कॉर्सिका के बाद सार्दिनिया हो गया और सिसिली हो गया। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 3 द्वीप कौन कौन से हो गए, सबसे पहले जानिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये द्वीप जो है ये है कॉर्सिका। थोड़ा सा ये मिटा देता हूँ लिगुरियन सी वगैरह का क्षेत्र, तो देखने में आपको आसानी हो जाएगी। ये तो आप देख ही चुके हैं, ये है कॉर्सिका, हिंदी में ही लिख दे रहा हूँ, कॉर्सिका द्वीप। कॉर्सिका के बाद अगर बात किया जाए तो ये सार्दिनिया है, सार्डिनिया, दीनिया भी लिखा रहता है, ठीक है, सार्डिनिया। ये है सिसिली। अब देखिएगा आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम ये दिख तो रहा है सभी लोगों को, ठीक है, हाँ दिख रहा है। अब यहाँ पर ध्यान रखा है कि जो कॉर्सिका द्वीप है ये फ्रांस का है, किसका है, फ्रांस का है। सार्दिनिया द्वीप की बात करें तो इटली का है, याद रखिएगा, किसका है, इटली का है। और सिसिली किसका है, इटली का है। तो दो द्वीप तो इटली के हो गए, कौन कौन से, सार्दिनिया और सिसिली। और कॉर्सिका द्वीप किसका हो गया, फ्रांस का हो गया। और तीनों द्वीप किस सागर में है, भूमध्य सागर में है, मेडिटेरेनियन सी में है। ये तीनों द्वीप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं विच इज सिचुएटेड ऑन द मेडिटेरेनियन सी एंड रिलेटेड टू फ्रांस एंड इटली। ठीक है, कॉर्सिका रिलेटेड टू फ्रांस, कॉर्सिका द्वीप किससे है, संबंधित है, फ्रांस से। और सिसिली और सार्दिनिया किससे संबंधित है, इटली से संबंधित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनकी लोकेशन, याद रखिएगा, साथ में देश का नाम याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका यूरोप का एक मानचित्र रहा जिसमें हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहली बात तो हमने सीखा कि कौन कौन से प्रमुख प्रायद्वीप हैं, पेनिनसुला है। दूसरी बात हमने क्या सीखी कि कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र हैं। और पर्वतीय क्षेत्र के बाद कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स के बारे में देखा, जैसे ग्रेट ब्रिटेन हो गया, आयरलैंड हो गया, कॉर्सिका हो गया, सार्दिनिया हो गया, सिसिली हो गया। ठीक है, और प्रायद्वीप में अगर बात किया जाए तो हमने क्या क्या सीखा, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप हो गया, जटलैंड हो गया, आइबेरिया प्रायद्वीप हो गया। आइबेरिया के बाद आएंगे तो यहाँ पर क्रीमिया प्रायद्वीप हो गया, प्रायद्वीप के बारे में सीखा। जस्ट अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात किया जाए तो जुलियन, ब्लैक फॉरेस्ट, यहीं पे मैंने बताया था कि आप याद रखिएगा कि हर्ज पर्वत श्रृंखला भी आपके जर्मनी में है। हर्ज माउंटेन्स हो गया, अल्पस हो गया, पिरेनीज हो गया, कैंटाब्रियन हो गया, अपेनाइंस हो गया, कार्पेथियन हो गया, कार्पेथियन के बाद बाल्कन हो गया, बाल्कन के बाद काकेसस पर्वत श्रृंखला हो गई, आपका वाल्देई हिल्स हो गया और यूराल पर्वत श्रृंखला हो गई। ये सारी चीज़ें हमने सीखी। तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, अगर
आपके पास एटलस की उपलब्धता है तो उससे देख लीजिएगा, अदरवाइज़ बार बार देख करके चीज़ों को दिमाग में बिठाने की कोशिश करिएगा। अगर ये मेरे वीडियोस आपको बेहतर लग रहे हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपके लिए यूज़फुल लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। स्वयं भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए। तो मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में यूरोप का पार्ट 3 लेकर के मैं बहुत जल्दी ही आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा। साथ में मैंने आपको कहा है कि बहुत जल्दी ही एक सीरीज श्रृंखला शुरू होने वाली है आपके कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित, संविधान से संबंधित। तो संविधान की भी एक श्रृंखला बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि आने वाले कुछ वैकेंसीज़ हैं। यूपीपीसीएस 2020 प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। साथ में अगर बात करें तो खंड शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम है। यूपीएससी का भी अभी प्रीलिम्स नहीं हुआ है। साथ के साथ यूपी में आरओ की वैकेंसी का एग्ज़ाम टला हुआ है। यूपीएसआई आने वाला है। अन्य कई ढेर सारे छोटे छोटे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो सभी के लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ कंटिन्यू वीडियोस को देखते रहिए, मुझसे जुड़े रहिए। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है। हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय।